अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं, लेकिन इस पे कुछ मुख्तलिफ राय है, हमें डिवाइडेड नज़र आती है। इसमें ओपिनियन लोगों की, अपोजिशन जो है वो उनके साथ नहीं है, और ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ऐसा होता है, जो जमात हुकूमत में होती है वो चाहती है कि हम ही रिफॉर्म्स करें, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तब वो साथ नहीं देते हैं। 1970 से लेकर अब तक जो है वो शोर शराबा होता है, हमेशा रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सियासी जमातें जो हैं वो किसी कंसेंसस के तहत कोई मुतफ़िका जो है फ़ैसला नहीं कर पाती कि हमने किस तरह से रिगिंग के इस अमल को रोकना है। अभी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो अमल इस वक्त जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके एक बहुत अहम पॉइंट है, इस नुक्ते को लेकर हम चाहते हैं कि इस पर बात की जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो वोट का हक है वो कितना अहम है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि यह हक उनको दिया जाए। इमरान खान साहब ने इससे पहले उनसे वादा भी किया था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है, उनका बड़ा वोट बैंक जो है वो वहाँ से उनको मिल सकता है, लोगों की बहुत फेवर उनको हासिल है। लेकिन हमारे यहाँ अपोजिशन ये एक तासुर बनाए बैठी है कि शायद अगर इसमें कामयाबी हो गई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हो गई और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दे दिया गया, तो इसका मतलब है कि शायद एक बहुत बड़ा वोट बैंक सिर्फ उनके पास ही जाएगा, हमें वहाँ से वोट नहीं मिलेंगे। कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं, इसके तहत इस सिलसिले को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में एक दरीना मुतालिबा है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमें वोट का हक दें। हम ज़र मुबादला भेजते हैं, यहाँ तरसीलात जो है वो भेजी जाती हैं, लेकिन सिर्फ इसी को काफ़ी समझा जाता है और हमें वोट का हक नहीं दिया जाता, हमें शामिल नहीं किया जाता है कानून साजी में, हुकूमत साजी में, और हमारी राय शामिल नहीं होती इस जमहूरी अमल में। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि दुनिया के 115 ममालिक में पहले ही ऑलरेडी ये राइट जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसमें 28 अफ्रीकन ममालिक हैं, 16 ममालिक वो जो हैं बर-ए-आज़म अफ्रीका अमरीका के हैं, 41 यूरोपीय ममालिक हैं और 20 एशियाई ममालिक हैं। इंडोनेशिया के हवाले से बता दूं कि 1955 से ये जो है राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है वहाँ पर, और लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इस पर काम तो शुरू हो गया, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं है अभी तक, कोई हमें मुत्तफ़िका राय नज़र नहीं आ रही। हालांकि हिंदुस्तान में भी ये सारा मामला जो है वो चल रहा है और वहाँ पर भी लोग वोट कास्ट करते हैं। इस सारे मामले में अब असल पेचीदगी क्या है, क्यों अपोजिशन साथ नहीं है, क्यों उस पर आगे पेशरफ नहीं हो पा रही, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस हवाले से क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, क्या उनकी ख्वाहिशात हैं, क्या मुतालिबात हैं, आज के प्रोग्राम में हम वो भी शामिल करेंगे। अभी जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं सारी डिस्कशन में शुनीला रूद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी। बहुत शुक्रिया शुनीला साहिबा, हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हम तक पहुँचाएंगी। इनके साथ अदील बड़ाइच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इस हवाले से बड़ी इस टॉपिक के हवाले से ख़ास तौर पर बात करूँ, चूँकि फील्ड में बड़े एक्टिव होते हैं, तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चीज़ें जो है ये हमें बता पाएंगे, समझा पाएंगे। थैंक यू सो मच अदील फॉर जॉइनिंग अस। और इसके अलावा भी हमें जो लोग ज्वाइन करेंगे, मैं साथ ही साथ उनका तारुफ भी आपसे कराती रहूँगी। अभी मैं चाहती हूँ कि शुनीला साहिबा की तरफ चलते हैं। शुनीला साहिबा, बहुत अहम चीज़ है, हम बार बार बात करते हैं कि इलेक्शन में रिगिंग नहीं होनी चाहिए, हर पार्टी ये बात करती है, लेकिन जब आप रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं फिर आपका साथ नहीं दिया जाता। और अभी ख़ास तौर पर अगर स्पेसिफिकली हम बात कर ले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने के हवाले से, तो उस पर भी हमें कोई कंसेंसस नज़र नहीं आता है। तो क्यों इस तरह से इस अहम मामले को भी जो है वो सियासत की नज़र किया जा रहा है? मैं समझती हूँ कि ये जो टॉपिक है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का को वोट का हक देना और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं या इवन बाई इलेक्शंस भी होते हैं, तो हमेशा एक पार्टी दूसरी पार्टी को इल्ज़ाम लगा रही होती है। 2013 का जब इलेक्शन हुआ तो रिकॉर्ड रिगिंग हुई, उसके ऊपर बड़ा वावेला किया, पीटीआई ने धरने दिए, ट्रिब्यूनल्स में गए, कोर्ट में गए, सब जगह हर दरवाज़ा हमने खटखटाया, स्ट्रीट्स पर भी आए और हमने साबित किया कि यहाँ पर रिगिंग हुई। 4 हल्के इन्होंने उस वक्त खोलने थे जो खोल नहीं रहे थे जो खोल नहीं रहे थे। हमने कहा सिर्फ वो चावलों की देग में से हमें थोड़े से दाने जो है ना वो निकाल दो, 4 दाने, लेकिन ये भी करने पे वो तैयार नहीं हो रहे थे। और जब हुए तो हमने उनके नताइज भी देखे। खैर एनीवे 2018 का जो इलेक्शन हुआ उस पर PMLN ने बड़ा शोर किया कि जी रिगिंग हो गई, रिकॉर्ड रिगिंग हो गई। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि वो ये इलेक्शन भी इन्होंने ही रिगिंग की। हमने 90 पिटिशंस दायर की, 90 और इनकी जो पिटिशंस थी वो 25 थी। ओके। और शोर ये मचा रहे हैं रिगिंग का।
अगर रिगिंग हुई थी तो फिर आपने उन हलकों में क्यों नहीं, हमारे तो जो कैंडिडेट्स थे वो कोई 1200 से, कोई 1300 से, कोई 2000 से, कोई 2500 से, हद 10, 8000 और 10,000 से हार रहे थे। इन्होंने सिर्फ 25 हलकों को की पिटीशंस दायर की। तो मैं समझती हूँ ये इलेक्शन भी इन्होंने ही रिग किया, PMLN ने रिग किया। और अब जब हम ये कह रहे हैं कि चलें आए इस मसले को हल करें फॉर एवर, हम किस तरह से इसको हल कर सकते हैं, आए बैठें और इस मामले को हम ज़ेरे बहस लाएं और इस मामले को कि हम तय तक पहुंचे कि किस तरह से हम रिगिंग जो है, आपने अभी बताया कि 115 ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है और कोई मुश्किल नहीं है ये काम, ये हम भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी इसको किया जा सकता है। नादरा ने इस पर बड़ा काम किया है और हमने इसके ऊपर जो हमारी पार्लियामानी कमेटी है जो इसको देख रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स को, उसकी 3 स्टैंडिंग कमेटीज हुई हैं। ये कहते हैं कि जी आपने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमसे डिस्कशन नहीं की, हमें आपने बुलाया नहीं, हमसे बात नहीं की। स्टैंडिंग कमेटी में हर पार्टी के लोग होते हैं, हर पार्टी से, हर जितनी भी पार्टियां हमारी पार्लियामेंट में हैं सब के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद होते हैं। और 3 मीटिंग्स हुई, एक 29 जनवरी को हुई, एक 10 मार्च को हुई, एक 31 मार्च को हुई, ठीक है, जिस पर इसके ऊपर डिस्कशन हुई। और फिर हम इसको ये बिल लेकर आए 2021 और ये अमेंडमेंट बिल में 49 शिकें हैं, सिर्फ एक शिक ओवरसीज पाकिस्तानीज की नहीं है, देयर आर ऑलमोस्ट 49 आर्टिकल्स। और उनके उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, जब भी इलेक्शन होता है तो वो कभी हेल्थ डिपार्टमेंट को देखते हैं, कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाते हैं, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो इलेक्शन पर असरअंदाज होती हैं। ठीक है ना, अगर इलेक्शन कमीशन को हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दें तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें क्या मसला है? सही, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी जो हमारी हम इनको कह रहे हैं कि जो मेंबरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको आप 2000 से बढ़ाकर 10,000 करें, कुछ साइजेबल पार्टी तो हो। ठीक हो गया, ठीक है। और उसमें औरतों की जो मेंबरशिप है वो 20% होनी चाहिए, क्योंकि हम ये भी इंश्योर कराना चाहते हैं कि हमारी खवातीन जो है वो भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने और उनको निकाला ना जाए। तो दिस विल इंश्योर कि हमारी खवातीन जो हैं उसमें शामिल हों। सो मैं समझती हूँ इसमें भी कोई वो हक नहीं, कोई कबाहत नहीं। फिर हम कहते हैं कि जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट के जो है स्टाफ है या जो अहलकार है वो उस डिस्ट्रिक्ट से ना हो, बल्कि किसी और डिस्ट्रिक्ट से उनको लाया जाए ताकि वो भी इलेक्शन के प्रोसेस पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है। और ये चंद एक चीजें थी जो मैं आपको गुज़ार जिस पे अभी तक जो है वो कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं वोटिंग की बात हुई, फिर उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी को तो वैसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ना, बगैर उसको समझे समझे। और वो ये कहते हैं जी ये सिस्टम ठीक नहीं है, अभी उसमें पेपर निकलेगा, उसमें बायोमेट्रिक होगा, आप उसको देखें तो सही, आपने तो मशीन देखी नहीं, आप उसको चेक तो करें, आए तो सही, बैठे तो सही। आप बगैर देखे, बगैर सोचे समझे आप कहते हैं जी वो प्रोसेस ही नहीं ठीक है, वो वर्कबल ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? 115 ममालिक में अगर वो चल सकता तो पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकता? ठीक है, अदील आपका क्या इस पे ओपिनियन है कि ये अब सारा जो मामला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ एतराज़ात जो है वो उठा दिए हैं कि वो चीज़ें जो आइन से मुतसादिम होंगी उसको या कानून से मुतसादिम है उनको तो ऑब्वियसली देखा जाएगा। ये फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि इन पे हम बैठेंगे, बात करेंगे और फिर जो है ये आगे बढ़ेगा मामला। एक तो इस हवाले से बताइएगा, दूसरा ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से इस वक्त जो ये बहुत अहम मामला है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तानी मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो उनको अगर ये हक दे दिया जाए तो इसमें क्या कबाहत है? क्यों हम इसमें आमादा नहीं हो पा रहे हैं सब लोग? देखें, उसकी जो बड़ी वजह नज़र आती है ना, जो सियासी जमातें ख़ास तौर पर इंटरनेट वोटिंग की मुखालफत कर रही हैं, उसकी बड़ी वजह अभी तक ये सामने आ रही है कि खौफ ये है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये शायद किसी एक ख़ास जमात की जानिब ज़्यादा उनका जो रुझान है, उनका जो टिल्ट जो है, उनकी कोई एफिलिएशन जो है, एक परसेप्शन है। बिल्कुल, हाँ, ये खौफ है, मेन खौफ ये है। देखें, जस्टिस साकिब निसार ये फैसला दे चुके हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का, अच्छा वोट का हक है, जिनके पास नाई कॉप है ना उनको वोट का हक है, उसको महरूम नहीं कर सकता, वो यहाँ आके वोट कास्ट कर सकते हैं।
लेकिन वो चला ही आपकी मईशत को वहां से बैठ के हो रहे हैं। आपने उनको 85 लाख हैं वो लोग जिनके पास नाइकॉप है, और ये नाइकॉप होल्डर जो हैं ये पाकिस्तान के नेशनल हैं, और ये इनसे कोई हक, आइन के तहत कोई हक छीन नहीं सकता। बिल्कुल सही। अब ये हक के अब अगला स्टेज है सहूलत। ये हक देने के लिए एक सहूलत देनी है। वो जो सहूलत है वो इंटरनेट वोटिंग के जरिए है। अब इंटरनेट वोटिंग जो है वो इस वक्त एस्टोनिया में मुकम्मल तौर पर, ये दुनिया का वाहिद मुल्क एस्टोनिया है जहां पर इंटरनेट वोटिंग पे सबसे ज्यादा काम हुआ है, और वहां बहुत बड़ा पोर्शन इंटरनेट वोटिंग पे अपना जो हक है वो एक्सरसाइज करता है। बाकी अब देखें स्विट्जरलैंड है, वहां पर ये टेस्टिंग हो रही है, यानी ये तरक्की याफ्ता ममालिक इस पर जा रहे हैं। जापान में इस पर पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है जहां पर इंटरनेट वोटिंग पर पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है। इसके अलावा एक दो और यूरोपीय ममालिक हैं जहां पर ये इस पे पायलट प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। और पाकिस्तान में इंटरनेट वोटिंग को इतना मुतनाज़ा बना दिया गया है, पाकिस्तान में इंटरनेट वोटिंग को, कि जी ये इंटरनेट वोटिंग जी शायद कोई रिगिंग हो जाएगी इससे। देखें उनका आपाइनी हक, नहीं, जो यहाँ पर वोटिंग होती है क्या उसमें रिगिंग नहीं होती? तो देखें आप इनको भी महरूम कर दें अच्छा इस हद ठीक से है। कि आप फिर इलेक्शन ही ना हो। अब जो रिगिंग, ठप्पा कल्चर और जो हमारा अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन, जो एक साख हमारे इंतखाबी अमल की जो मुतासर हो चुकी है, उसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाई जाती है, वो भी नहीं लाने देते। फिर कहते हैं जी धांधली रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कानून बना देने से तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो जाएंगी। इसको आपको ग्राउंड पे जाके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आपको ई वोटिंग लानी पड़ेगी। वो ठप्पा कल्चर तभी खत्म होगा जब वो कैलकुलेटर काउंट करके रात 2 बजे से पहले नताइज दे देगा। अदरवाइज तो रात 2 बजे तो डूएबल ही नहीं है नताइज। टेम्परिंग हो जाएगी। कानून में आपने लिख दिया 2017 के रात 2 बजे तक नताइज आने चाहिए। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दुनिया में कहीं भी मुमकिन नहीं है। मतलब फेजेस में इलेक्शन होते हैं, अमेरिका में फेजेस में इलेक्शन होते हैं, हमारे हमसाये इंडिया में फेजेस में इलेक्शन होते हैं, दीगर बहुत सारे ममालिक में। हमारी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी सर काफी ज्यादा हैं। जो छोटे छोटे हलकों वाले ममालिक हैं वहां पर भी फेजेस में इलेक्शन हुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह।
है उसको शॉर्टलिस्ट किया था। ये ऑडिट कर रही है इसका इंटरनेट वोटिंग। हमने 2018 में जो तजर्बा किया था उस तजर्बे के नताइज क्या होंगे वो भी ऑफिशियली आ जाएंगे। अभी तक उसमें कुछ ग्रे एरियाज हैं। देखिए वो नादरा ने सिस्टम डेवलप किया था, जाहिर है वो 3-4 साल हो गए हैं उसको डेवलप किए हुए, अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वो ग्रे एरियाज दूर हो जाएंगे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर उसमें ग्रे एरियाज पॉइंट आउट हो जाएं तो इंटरनेट वोटिंग इस्तेमाल ही नहीं करनी। 85 लाख वोटर्स हैं, ये 85 लाख वोटर्स आपके मुल्क में सियासत का हुलिया जो है तब्दील कर सकते हैं। ये 85 लाख वोटर्स आपके मुल्क की जो पॉलिटिकल ये सारा जो इलेक्शन का डायनामिक्स हैं इन पर असर, ये खौफ जो है वो इनको जो है ये करने नहीं दे रहा और कह रहे हैं कि और आप कोर्ट भी चले गए हैं, कोर्ट चले गए। अच्छा कोर्ट में चले गए, क्या होगा? बड़ी अदालत में फैसला दे चुकी है। अच्छा मैं अदील वापस आती हूँ। इमरान महबूब साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं डेनमार्क से, वाया स्काइप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान महबूब साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। इमरान साहब, ये एक बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है। हुकूमत जो है वो तो फैसला कर चुकी है, इमरान खान साहब तो शुरू से ये चाहते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है बड़ा उसूली सा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को शामिल किया जाए। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? आप डेनमार्क में मौजूद हैं, ओवरऑल जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे क्या परसेप्शन है, और ख़ास तौर पर जब हुकूमत ये फैसला कर रही है तो इसको लेकर अब लोगों में कितना वहाँ पर एक इंटरेस्ट लोग शो कर रहे हैं, कितने पुरजोश हैं कि जमहूरी अमल और फैसला साजी के इस अमल में उनको शरीक किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने कौमी इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ, PTV का, जो हमेशा ओवरसीज़ की आवाज़ बनते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हम कितने लोग हैं जो दायरे गैर में रहते हैं। ये तकरीबन तादाद बनती है 8.8 मिलियन, तकरीबन 90 लाख कर ले, 90 लाख लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं। और ये 90 लाख जो है अभी जून के एंड तक तकरीबन ये 29 अरब डॉलर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा जो पाकिस्तान भेजते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बताऊंगा इस बारे में। ये तकरीबन 4,500 करोड़ बनता है, 4,500 अरब पाकिस्तानी बनता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है वो 29 मिलियन डॉलर है, 29 अरब डॉलर है। यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से भी ज्यादा पैसे जो पाकिस्तान भेज रहे हैं। और इतनी मेहनत करके पाकिस्तान ओवरसीज सारे पैसे भेज रहे हैं, और ये 73 साल के बाद इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कम से कम ओवरसीज की आवाज बने हैं और उन्होंने ओवरसीज को ये राइट दिया है। और सब ओवरसीज यहाँ डेनमार्क में सारे बहुत खुश हैं। तकरीबन 90% ओवरसीज जो है वो PTI के वोटर हैं यहाँ डेनमार्क में, और ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। और तमाम इसको एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारे लीडर हैं, जो दूसरे अपोजिशन लीडर हैं, आप देख लें आज क्या नाम है, बिलावल जरदारी साहब हो गए, एहसन इकबाल साहब हो गए। एहसन इकबाल का बयान देख लें, वो कहते हैं कि लंदन के बैठे लोगों को क्या पता कि पाकिस्तान की सियासत क्या होती है। जब वो लंदन के लोगों का कहा तो मैंने ये समझा शहनवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उसको तो बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान की सियासत क्या होती है। लेकिन फिर ही उन्होंने मुखातब हुए कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप में बैठे लोगों को। तो मैं ये एहसन इकबाल साहब को बताना चाहता हूँ कि एहसन इकबाल साहब, हमें आपसे ज्यादा सियासत का पता है। जिस तरह की गंदी सियासत आप लोग करते हैं शायद उस तरह का नहीं पता, लेकिन हमें अच्छी सियासत का पता है। हमें पता है सिस्टम क्या होता है, हमें पता है राइट क्या होते हैं, और हमें पता है कि वोट ही की वजह से किसी भी मुल्क में जमहूरियत की वजह से तरक्की होती है। हमें पता है जब भी पाकिस्तान में कोई भी अल्लाह पाक की आजमाइश आती है, कोरोना की सिचुएशन अभी आई है, डैम का मसला है, ओवरसीज ने मदद की है पाकिस्तानियों की। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, हर पाकिस्तानी अपने मुल्क में अपने मुल्क की खिदमत करता है, तो उसे वोट का हक क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? उसे वोट का हक दिया जाना चाहिए। उसे पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल में फैसले होते हैं, जो बच्चों के मुस्तकबिल लिखे जाते हैं, उनमें ओवरसीज को जरूर शामिल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत अच्छा और ऐसा इकदाम है, और हम इसकी भरपूर हमायत करते हैं। जो भी नया सिस्टम शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ये इससे खौफजदा है, क्योंकि इन्होंने हर हल्के में 8 से 10 हजार वोट जाली बनाया हुआ है। सही बात है, कुछ लोग इस दुनिया से चले गए, उनके भी ये वोट डलवा लेते हैं। एक एक हल्के में 3-3 वोट डाले हुए। अभी जब ये सिस्टम आएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का, और फिर ओवरसीज भी वोट डालेंगे, तो किसी भी हल्के में ये मानगी हासिल नहीं कर सकेंगे। रैंकिंग किस तरह होती है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, इसको आप हैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर जिले में पड़ा होता है। इसको हैक करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट से हैक करना पड़ता है। ये इसकी मशीनरी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग है। इसका कनेक्शन किसी एक जगह नहीं कि कोई आएगा और हैक कर लेगा और रिजल्ट को चेंज कर लेगा। आप खुद देखिए, फेयर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये हर चीज से खौफजदा है।
जो भी इकदाम इमरान खान उठाते हैं ये उससे कीड़े निकालते हैं, हर काम से। ओवरसीज को राइट दिए हैं उससे है, अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम शुरू हो रहा है उसमें भी निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको इनकी हार नजर आ रही है। कोई ठीक है, किसी इमरान की साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अभी स्टूडियोज में शनीला साहिबा से बात कर लेते हैं। शनीला साहिबा, एक खौफ तो मौजूद है अपोजिशन जो है, और वो दिन ब दिन इस खौफ की वजह से इस तासुर को भी मजीद तकवीत देती जा रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और वो उनको ही वोट देगी, बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं। तो इस हवाले से कुछ जिसका जिक्र किया इमरान साहब ने भी, एहसन इकबाल साहब का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर सियासत के क्या डायनामिक्स हैं, किस तरह से इन लोगों को वोट कास्ट करना है। तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पर जब वो बैठ के वोट कास्ट करेंगे तो वो सही फैसला नहीं हो पाएगा। अगर रिगिंग ना भी हो तो वो ये कहते हैं कि फिर फैसला सही नहीं होगा, उनको मालूम नहीं है यहाँ की सियासत। देखें, मैं समझती हूँ एहसन इकबाल साहब ने ये बड़ी ही अजीब सी बात की है, इसमें कोई वज़न नज़र नहीं आता। जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उनसे ज़्यादा मुहिब्बुल वतन है और उनकी नज़रें हर वक्त पाकिस्तान पर लगी रहती हैं। देखिए, ये हमारी धरती माँ है, चाहे हम किसी भी मुल्क में हो, हमारा ध्यान हमेशा, जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे को आप जहाँ मर्जी चले उसका ध्यान अपने माँ बाप में ही होता है। एक बेटी को आप ब्याह दें ना, वो ससुराल भी चली जाती है लेकिन उसका ध्यान जो है वो माँ बाप की तरफ ही होता है, अपने घर की तरफ होता है। तो इसी तरह से मैं समझती हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, उनके घर यहाँ पर हैं, उनकी ज़िंदगियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है अदील, मुझे ये बताइएगा जो कानूनी सुकम है इसमें, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कानून मतलब एक चीज़ है, हकीकत है कि जो वोट डालने का हक रखता है फिर वो इलेक्शन लड़ने का हक भी रखता है, और जो दोहरी शख्सी उसमें दोहरी शहरियत वाला मामला आ जाता है उस पर भी इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत वाज़ेह है कि दोहरी शहरियत वाले जो लोग हैं उनके लिए इलेक्शन में, तो ये एक थोड़ा सा इसमें हमें अवाम नज़र आता है। दोहरी शहरियत जो है, ठीक है जी, आइन का आर्टिकल 62-63 इससे रोकता है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि आकर इलेक्शन लड़े और हल्फ उठाने से पहले छोड़ देगा, तो वो तो जो स्पिरिट है उसका वो तो यानी उसको वो शहरियत जब छोड़ देगा, जो उस मुल्क के साथ उसकी वफादारी है वो खत्म हो जाएगी। वो यहाँ का तो शहरी है ना, ये तो नहीं को गैर मुल्की आके इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन चले ये तो फिर भी एक डिबेटेबल चीज है कि जी शायद इस पे कोई बनाया जा सकता है ना तरीकाकार, ये कोई ऐसी चीज नामुमकिनात में से मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि उसमें स्पिरिट तो उसका वही है ना, फिर उसकी वहां से एफिलिएशन खत्म हो जाएगी। वो यहाँ का तो शहरी है, यहाँ के हकूक से तो आप उसको महरूम नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये कहते हैं जी कि दोहरी शहरियत वाला नहीं लड़ सकता, लेकिन आप जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको तो हक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हक है। अब सहूलत देनी है, ये सहूलत नहीं देने दे रहे। ये कह रहे हैं कि ओवरसीज जो है वोटिंग ये अच्छा, इसमें ये कुछ चीजें ऐसी हैं जी जो कानून का आपने कहा ना, कानूनी अब हम इसमें ये है कि आपका जो आइन का आर्टिकल 226 है वो ये कहता है कि सवाई चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के तमाम इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। लेकिन इसमें कह रहे हैं जी वो कंप्यूटर से चूंकि जब कास्ट करेंगे तो उसका लॉग होता है, लॉग बनता है, तो सीक्रेसी फिर पता चल ट्रेसेबल हो जाएगा। ये भी इनको बड़ा लेकिन खौफ है। अच्छा, अब इस पे एक और बड़ा अहम नुक्ता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी सेनेट इलेक्शन में राय दे चुकी है कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है और इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो यहां से ये इसको सपोर्ट मिलती है। अच्छा अदील, मुझे इजाजत दीजिएगा, हम इस पे बात करेंगे। मुझे इमरान महबूब साहब की तरफ जाना है। इमरान साहब, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या आप लोगों की तजावीज़ हैं कि किस किस्म का तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया जाना चाहिए? क्योंकि हक तो है आप लोगों को, जो सहूलत देनी है उसके लिए तरीक़ाकार किस किस्म का हो कि जिस पर यकीन किया जा सके और बाकी सियासी जमातों को भी इत्मीनान हो। देखिए, बाकी सियासी जमातों की जहाँ तक बात करते हैं उनका तो डबल स्टैंडर्ड है, उनको तो आप मुतमईन कर ही नहीं सकते। ठीक है, इनके अपने अल्लाह पाक जन्नत नसीब अता करे कुलसूम साहिबा को, वो लंदन में थी जब इलेक्शन उनका हुआ पाकिस्तान में। इसाक डार साहब, जो बीमारी जिनकी नाम ही नहीं, खत्म ही नहीं हो रही बीमारी, उनकी इतनी लंबी हो गई है, वो सेनेटर बने थे, वो लंदन में थे। उस वक्त इनका क्या स्टैंडर्ड था ओवरसीज के बारे में, अभी इनका देख ले क्या स्टैंडर्ड है। देखिए, अगर आप कहें ना कि ये कभी भी इमरान खान के किसी काम से खुश हो जाएंगे या उसकी जो है सपोर्ट करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। इमरान खान को ये बातें खुद जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवानी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए करवानी है। अगर ये देखते रहे तो वक्त इतना नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई इसका हल निकाल रही है। एम्बेसी के जरिए भी हम वोट कास्ट कर सकते हैं, फिर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है नादरा के जरिए, नादरा की हेल्प लेके, नादरा का टोटल सिक्योर सिस्टम है, उसके जरिए भी हमारी वोट कास्ट हो सकती है।
तो जिस तरह दिल भाई ने कहा कि ठीक है, अगर हम वोट देते हैं तो हमें वोट लेने का भी फिर हक होना चाहिए ओवरसीज को, हमारी पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। हमें भी, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ का सिस्टम देखते हैं, यहाँ का जो लीडर होता है वो एक जॉब कर रहा होता है, ठीक है, वो सुबह हमारे सामने मिनिस्टर यहाँ अपनी साइकिलों पे जाते हैं, अपना काम करते हैं, काम करके शाम को वापस आ जाते हैं, जब उनका ये 4 साल का पीरियड खत्म होता है दोबारा अपनी जॉब पे चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, एक मिनिस्टर एक दफा बन गया, 7 नस्लों को काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो ओवरसीज हैं, हम सारे लात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, और हम यहाँ से पाकिस्तान में अच्छा सिस्टम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान महबूब साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, डेनमार्क से इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्या सोच रहे हैं इस हवाले से इन्होंने हमें ये भी आगाह किया, और क्या तजावीज़ हो सकती हैं। अदील आपकी तरफ आऊँगी, मैं चाहूँगी कि अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, जो लीगली हम ये सारा इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा देखें, लीगली अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी वो टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि इसमें लूप होल्स हैं, वो दूर हो सकते हैं। स्पेन की कंपनी आ गई, उसने कहा जी कि इसमें 11 स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट होने चाहिए, ठीक है, आलमी मायार हैं वो, उसमें से 7 में मसाइल हैं, वो 4 साल पुराना बना हुआ सिस्टम है, दूर हो जाएंगे। अभी जो नए चेयरमैन नादरा साहब आए हैं, ये तारिक मलिक साहब, ये इलेक्शन के सिस्टम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हमेशा सपोर्टर रहे हैं, और इन्होंने आपको याद होगा वो जो अंगूठों के निशानात, तस्दीक, इसमें बड़ा प्रोएक्टिव रोल था। तो ये बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि बर वक्त ये सिलेक्शन थी कि इसमें ये बड़ा हम किरदार अदा कर सकते हैं। अब जो रह गया मामला कानूनी, देखिए अदालत में गए हुए हैं, अदालत में गए हैं, लेकिन अदालत को भी पता है जैसे कि उससे ऊपर वाली अदालत भी एक हुक्म दे चुकी है। अब ये जो 50 से ज्यादा तरमीम है ना, उसमें कुछ में मसाइल हैं, वो कहीं कोई जी आइन से, जिस तरह इलेक्शन कमीशन कहता है जी फलां चीज मुसादम है, लेकिन जो 2 कोर इश्यूज है ना, ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग, इसमें कोई आईनी कानूनी पेचीदगी, कोई आइन से मुतसादिम चीज नहीं है। इसकी इंटरप्रिटेशंस के इशू है कि आइन के आर्टिकल 226 वाली वो जो बात करते हैं, वो अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में आने वाली राय में ये चीज वाजे हो चुकी है, हुकूमत के मौकफ को इसमें सपोर्ट मिल चुकी है, और अभी उसमें मजीद तफसीली कुछ चीजें आनी बाकी हैं। एक चीज जो है ना इसमें बड़ी अहम है, वो ये है कि टाइम बहुत कम है। अब ईवीएम पे और इंटरनेट वोटिंग पे अपोजिशन शायद ये चाहे कि इसको अदालतों में ले जाया जाए, डिले हो जाए, इसको डिले क्यों? क्योंकि देखें अब रह गए 2 साल भी नहीं प्रॉपर उस तरह देखा जाए रह गए, आखिरी साल तो समझे ना कि वो काउंट ही नहीं होता है। और आपने ईवीएम की भी अगर प्रोक्योरमेंट करनी है, 1 लाख मशीनें आपने किसी गैर मुल्की फर्म से खरीदनी है, उसने तैयार करनी है, फिर तैयार होना ही सिर्फ मकसद नहीं है, जब वो आनी है उसकी तरबियत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आवाम में उसकी अवेयरनेस बहुत बड़ा चैलेंज है, उसकी इंस्टॉलेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रेनिंग फिर आपने लाकर उसको पहले दिन ही तो नहीं ये 10-12 करोड़ वोटर्स पे मुसल्लत कर देना, लोगों को वो कोई किसी ज़िमनी इलेक्शन में उसका पायलट प्रोजेक्ट भी करना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अचानक इतना बड़ा सिस्टम लाकर उसको तजर्बे के तौर पे जनरल इलेक्शन में नहीं किया जा सकता। टाइम बहुत कम है और अपोजिशन को ये समझना चाहिए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि डिले हो जाए। जानबूझ के कर रहे हैं ना, इसी से तो वो फायदा उठा रहे हैं। ये आपकी बात इसलिए इसमें वजन है कि जानबूझ के कर रहे हैं कि वो ऐसा करके दिखा रहे हैं, वो ऐसा करके दिखा रहे हैं कि हमने ये नहीं होने देना। लेकिन देखिए ये साथ साथ फिर ये भी तो चीज वाजे हो रही है ना कि आप सीरियस नहीं है, आप संजीदा नहीं है, आप चाहते नहीं है कि हमें छुटकारा मिले। मैं आपको बताऊं, ये चाहते ही नहीं है कि कोई शफाफ सिस्टम आए, क्योंकि इन्होंने जैसे कि ये सिर्फ पीटीआई के हक में तो नहीं है ना, ये एक ही मर्तबा सबके लिए हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। इन्होंने जाली वोट बनाए हुए हैं, वो कैसे डालेंगे, वो ठप्पे पे ठप्पा कैसे लगेगा। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये बन गई है कि अपोजिशन कह रही थी जी हमने बैठना ही नहीं है साथ, वो हुकूमत ने जाहिर है ये फैसला कर लिया है कि इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम तो आना ही आना है। उसके बाद जब उन्होंने देखा बिल कौमी असेंबली से हो गया मंजूर, उसके बाद फिर ये उन्होंने कहा ये तो सेनेट से मंजूर हो जाएगा, तो हमारी वो वाली अक्सरियत भी नहीं रही जो अपोजिशन की अक्सरियत होती थी। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आए बैठ के करते हैं, कोई एपीसी बुलाएं, कोई वो भी आप इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं कि एपीसी बुला ली जाए। शहबाज शरीफ साहब, वो भी एक अजीब सी बात है ना, आप उनको फरीक बना रहे हैं अपने साथ। नहीं, एपीसी क्यों बुला लें, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, वहां पर पार्लियामेंट में ये फैसले होने चाहिए। अब जो इसमें बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये है कि हुकूमत ने भी लचक का मुजाहरा दिखाया है। फवाद चौधरी साहब ने इसमें जो स्टेटमेंट्स दी हैं ये बहुत पॉजिटिव, इसको देखना चाहिए। उसकी रीजन ये है, वो कह रहे हैं ठीक है आए बैठे, अगर उसमें कोई किसी में सुकम है तो आगे दूर कर लेते हैं, यही पार्लियामेंट का काम है ना। अब आप बोलें कि काम ही नहीं होने देना, लेजिस्लेशन ही नहीं करने देनी, फिर आप बोलें 10 जून को आपने जल्दी जल्दी कानून पास कर लिया, फिर ऐसे ही होगा ना। फिर आप बैठ जाएं,
उसका हल यही है। और मेरा ख्याल है कि अब वो उनको समझ आ गई है कि अगर हम नहीं बैठेंगे तो नुकसान हमारा एक और जो है ना नाहिद, उनका जो बहुत मसला है ना वो है जो हम सेनेट में चाह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो, ये भी वो नहीं चाहते। वो बहुत वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो हॉर्स उसके ट्रेडिंग की बात आप शोर करते हैं, हर मर्तबा हर होता है, दफा लेकिन शोर रोकते होता है नहीं कि हॉर्स ट्रेडिंग तो ये करते हैं, हर दफा करते हैं, और अब इसलिए इस दफा फिर ये शोर मचा रहे हैं। जैसे कि अदील ने कहा अभी कि अदालत ने तो कह दिया कि शफाफियत होनी चाहिए, सीक्रेसी इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और उसको देखें, लेकिन ये भी नहीं चाहते, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। इनके हक में ये इसलिए नहीं है कि इन्होंने चोरी करनी है, वोट की चोरी करनी है, इसलिए अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया तो फिर ये चोरी कैसे करेंगे, ये तो पकड़े जाएंगे। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में इनको खुद नुकसान हुआ। ये ओपन ये कहते थे नहीं जी नहीं ये नहीं होना चाहिए और सीक्रेट रहना चाहिए, तो ठीक है जी वो सीक्रेट पे चले गए। फिर जब वो अपने अब फिर कहते हैं जी देखें ये एक दूसरे के साथ ही हंट कर गए। ये असल बात यही है, ये जो सारी चीजें ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें समझने की जरूरत है। लेकिन अगर विल हो ना, आप चाहते हो कि ये सारा मामला रुक जाए तो फिर रुक जाएगा। फिर आप क्यों शोर करते हैं कि अभी तक हमारे मुल्क में जो है वो सिस्टम वही चला आ रहा है, यहाँ पर शफाफियत नहीं है। इसके लिए संजीदगी के साथ बैठना पड़ेगा आपको, अल्टीमेटली कोई ना कोई फैसला इस पे करना पड़ेगा। सिर्फ शोर शराबा, ये डिलेइंग टैक्टिस से आप इसमें नहीं कर सकते हैं, ये मुश्किल हो जाएगा। अब जिसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व है, आपने भी जो वो बात की, मोहसिन रांझा साहब जो हैं वो कोर्ट चले गए कि इसको रोका जाए, इस मामले को। इवन के साथ आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी इन्वॉल्व कर लिया। ये बड़ी अजीब सी मज़ाक़ खेज़ सी बात है। जिस वक्त है तो मैं ये बता दूं कि ये मामला तासुर क्या दिया जा रहा है कि जी ये इन अगली हुकूमत में आने के लिए ना ये कोई प्लान बना रहे हैं। ये मामला अभी नहीं शुरू हुआ था। आरिफ अलवी साहब जब MNA थे ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म में 2016-17 में उस वक्त इन लोगों ने तमाम लोग, सारी सी जमातें बैठी थी, इन्होंने कहा था ऐसा करते हैं, इसको भी पायलट प्रोजेक्ट की हद तक रहने देते हैं। अभी जब पायलट प्रोजेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आगे हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। वो एक्ट में डाल के पायलट प्रोजेक्ट में जाने के बाद अब ये कहते हैं जी ये तो चीज बड़ी गलत है, एक्ट में लिखा हुआ है। बिल्कुल इन्होंने ऐसा जबरदस्त यू टर्न लिया ना, बिल्कुल ही ठीक है। चले इस पे बात करते हैं। अभी उमर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, पेरिस में ये मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर रहमान साहब। वालेकुम सलाम। उमर रहमान साहब, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला है जो गवर्नमेंट कर रही है और ऑर्डिनेंस भी जो है वो आ गया, इस पे काम किया जा रहा है। आप सब लोग जो हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे अपना, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या तरीकाकार होना चाहिए आप लोगों की तरफ से? एक तो मुझे ये बताइएगा कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी इसको कैसे देख रही है, और दूसरा किस किस्म का तरीकाकार आप तजवीज़ करते हैं कि होना चाहिए ताकि इस अमल को, ये अमल रुक ना जाए बल्कि इस पे काम आगे बढ़े। देखिए, थैंक यू वेरी मच first of all taking me on board on this very healthy discussion. देखिए बात ये है कि we need to first, irrespective of parties we belong, we need to see the national interest. पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे पहले देखना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये ओवरसीज को अगर वोटिंग राइट मिलता है और जो मिल रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पाकिस्तान के ऊपर जनरली और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर। तो पाकिस्तान की ओवरसीज पाकिस्तानीज की कंट्रीब्यूशंस अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने में, पाकिस्तान की माशी से लेके जो आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल डेवलपमेंट है उसमें ओवरसीज अभी से नहीं, ये शुरू से एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अगर आपको जब वोटिंग राइट मिल जाता है तो यू बिकम अ स्टेक होल्डर इन द होल सिस्टम। आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड दैट इज इन एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो सबसे पहली बात होगी। अब ये बात कि ये अभी मैं सुन रहा था डिस्कशन कि जी ऑपोजिशन, आई मीन ऑपोजिशन को अगर दे आर सिंसियर विद द नेशन, देखें अब आप 2001 या 1998 या 92 वाली पॉलिटिक्स में नहीं है जहाँ पे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं था। टाइम चेंज हो चुका है। एवरीबॉडी इज लुकिंग एट, जो एक आम आपके जो लोग जो पहले नहीं देख सकते थे, जो आपका पिसा हुआ तबका था, वो भी इन तमाम चेंजेस को देख रहा है एंड ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अगर ये दूसरी पार्टीज ये जो अपने डिलेइंग टैक्टिस कर रही हैं, दे विल वाइप आउट ऑफ द पॉलिटिकल सीन। दे कैन नॉट सर्वाइव। अगर उनको ये गलतफहमी है कि अगर उनके डिलेइंग टैक्टिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स द पॉलिटिक्स दे आर ट्राइंग टू डू। पहले तो पॉइंट ये हो गया। अभी ये हैविंग सेड दैट, देखिए बहुत सारी चीजें, ये नहीं है कि खाली आपने कहा जी ओवरसीज को राइट दे दिया।
उसका एक मैकेनिज्म है, उसकी बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और Exactly. गवर्नमेंट को और किसी को बहुत सारी चीजें जो है आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी चीजों से आपको उसको लेके आना है, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, फुल प्रूफ कैसे करेंगे और उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे। दीज आर द चैलेंजेस गवर्नमेंट इज फेसिंग। और ऑपोजिशन को चाहिए कि दे शुड हैव अ हेल्दी डिबेट। अगर उनके पास कोई कंसर्न्स हैं, दे शुड कम अप एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। और बाकी रह गया राइट के, खैर अब तो ये डिबेट रही नहीं है कि ओवरसीज को वोटिंग राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आई मीन आई एम लिविंग इन फ्रांस और फ्रांस के अंदर तमाम ओवरसीज जो फ्रेंच ओवरसीज हैं दे हैव गॉट अ राइट। ठीक मैं है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेंशन करता जाऊँ कि ये पीटीआई की जब हम खान साहब के साथ माशाल्लाह शुरू से हमारा जर्नी है 2008 में आई स्टार्टेड हियर द मूवमेंट इन फ्रांस पीटीआई। और खान साहब 2 दफा फ्रांस में भी तशरीफ लाए एंड वी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक स्पेसिफिकली। तो जो विजन था खान साहब का शुरू से ये रहा है कि ओवरसीज को मेन स्ट्रीम में लाना है एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू हैव देम अ वोटिंग राइट। बहुत शुक्रिया उमर रहमान साहब पेरिस से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्योंकि हेल्दी डिबेट हो सकती है लेकिन हम डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं। हम अपनी उसी सीटों पे लड़ते हैं, उन्हीं चीज़ों पे लड़ते हैं। अभी पिछले दिनों बजट में जो हुआ हमने देखा, यानी हेल्दी डिबेट कैसे हो आप, वो हमें वो ग्रूमिंग ही नहीं नजर आती है हमारी पार्टीज में लोगों की। आप जो काम करना चाहिए, जिसके लिए आवाम के टैक्स से आपको पे किया जाता है, और आप बैठ के ये करते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं और मैं समझती हूँ बहुत ज़बरदस्त बात की उमर ने कि हमें अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना हिस्सा बनाएंगे तो ये इसमें तब्दीली आएगी। जब पढ़ा लिखा कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ा लिखा तबका जो है वो आएगा। देखिए हमारे पार्लियामेंट में जो हालात होते हैं वो बहुत ही तकलीफ दे बातें होती हैं और उसकी वजह मैं समझती हूँ बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारा जो एजुकेशन लेवल है ना वो नहीं है। तालीम याफ्ता लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते और बहुत अफसोस होता है कि जब हम अपने असम्बलियों में इस तरह की बातों को देखते हैं। और मैं समझती हूँ अगर हम पढ़े लिखे लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना हिस्सा बनाएंगे, वोट के ज़रिए से उनको ताकत देंगे कि वो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा हिस्सा बने, तो ये इसमें तब्दीली आएगी, सोच में तब्दीली आएगी और जो हेल्दी डिबेट होगी। हेल्दी डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत सी चीज़ों पर हमारा इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वी कैन ऑलवेज कम टू अ कंसेंसस बाय हेल्दी डिबेट। ठीक है, आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड। मजीद इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। अकील राहीन साहब जो हैं वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जद्दा से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अकील साहब, माजी में तो ये होता रहा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने ओवरसीज़ का जो ज़र मुबादला है उसी को काफ़ी समझा, लेकिन ओनरशिप नहीं दी, वोट डालने का हक नहीं दिया, सहूलत नहीं दी, इस सिलसिले में कोई तरीक़ाकार वज़न नहीं किया गया। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब बहुत संजीदगी से इस पे काम भी कर रहे हैं और कानूनी तौर पर भी इस मामले को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? कितने इस हवाले से जो है वो इंटरेस्ट आप लोगों में है और आप लोग खुश हैं इस बात को लेकर? ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का, और दूसरी बात यह है कि हम अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और अपनी पार्टी के बड़े मशकूर हैं। ये हमारा देरीना मुतालबा था। मैं जद्दा से बात कर रहा हूँ। सऊदीया में तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी रहते हैं और एक कसीर ज़र मुबादला भेजते हैं, और आज से नहीं पिछले कई दिहाइयों से। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये 1/3 अक्सरियत जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो सऊदी अरेबिया में रहती है। ये हमारा दरीना मुतालबा था और हम इस वोट का हक हासिल करने के लिए बड़े सालों से मेहनत इसलिए कर रहे थे कि जितना एहसास हमें पाकिस्तान में जो माहौल और हालात चल रहे हैं उसका बाहर आके एहसास होता है, दिल खुलता है। आप इस चीज़ से अंदाजा लगाएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितना पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं बाहर मुल्कों में आके और जितना पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, उनका दिल करता है कि वो पाकिस्तान के फैसलों में भी शामिल हों। उन फैसलों में शामिल होने के लिए ये वोट का हक एक कलीदी किरदार अदा करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये दरीना मुतालबा पूरा करके सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुश नहीं किया गया, बल्कि उनके साथ जो पीछे मिलियंस ऑफ मिलियंस फैमिलीज की में है, उन सब का हक जो है वो अदा होगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जिसके हम इंतहाई मशकूर हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के और हमारी गवर्नमेंट के। ठीक है अकील साहब, मुझे ये भी कहिएगा, मैंने जिस तरह पहले ज़र मुबादला की बात की है,
आप जाहिर है कि इस ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की हौसला अफजाई होगी मज़ीद। वो पहले भी पाकिस्तान के साथ बहुत लॉयल हैं और यहाँ पे तरसीलात आती हैं रेमिटेंस के ज़रिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बड़ी उसको सपोर्ट मिलती है। इसके बाद ये सिलसिला क्या मज़ीद बढ़ेगा जब हौसला अफजाई होगी, मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से इकोनॉमी को आप लोग जो है वो सहारा दे पाएंगे? हक मिलने के बाद लोगों की अक्सरियत इस चीज पे यानी उनका स्टेक हो जाएगा। वो जब वोट का हक मिलेगा ज़र मुबादला भी बढ़ेगा, यहाँ पे लोगों की अपनी एफिलिएशन जो है वो मजीद मजबूत होगी। जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जब वो उधर फैसला साजी में उनकी शमूलियत होगी, ये एक नेचुरल बात है कि उनका स्टेक बढ़ जाएगा। वो फाइनेंशियली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अपना किरदार अदा करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं। ठीक है। और अकील साहब, एक राय ये भी है कुछ सियासी जमातों की कि हज़ारों मील दूर रहते हुए आप जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन शायद आप यहाँ की सियासत को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे और सही उम्मीदवार का इंतखाब नहीं हो पाएगा, तो इससे थोड़ा सा मैस हो जाएगा। मैं नाइस साहब एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो भी बात कर रहे हैं लोग, इससे फजूल बात कोई नहीं होती। आप बिलीव करें कि पाकिस्तान तकरीबन हम सब आते रहते हैं, हर 4 महीने 6 महीने बाद या साल बाद चक्कर लगता है। पाकिस्तान में शायद लोग अपने गवर्नमेंट और अपने मामलात और अपने मुल्की मामलात पे इतनी तवज्जो नहीं रखते जितना ओवरसीज पाकिस्तानी रखता है। हमारा हर ओवरसीज पाकिस्तानी अपने हल्के के मसाइल से लेके अपने इंटरनेशनल अपने मुल्की मसाइल तक इतनी बारीक बीनी से आगाही रखता है। आप किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को, जो भले लेबर है या किसी अच्छे वाइट कलर जॉब कर रहा है या ब्लू कलर जॉब कर रहा है, आप उससे पूछ लें, उसका तजरिया, उसकी मालूमात और उसका जो ख्याल है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा उन लोगों से जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। और ठीक है, एक और दलील ये बहुत शुक्रिया मसाइल की बात की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील राई साहब, जद्दा से हमें इन्होंने ज्वाइन किया था और अपनी राय ये हमें दे रहे थे कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, ऑब्वियसली ये एक फैसला ऐसा है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग जो हैं वो इसका खैर मकदम करेंगे और इस पर बहुत खुश होंगे कि उन्हें ओनरशिप मिल रही है, वो स्टेक होल्डर बनने जा रहे हैं। अगर वो यहाँ पर पैसे भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, हमारी इकानमी में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, तो फिर उनको क्यों वो अपना जो है वोट का हक इस्तेमाल ना करें और ई वोटिंग के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक जो है ये सारा सिलसिला, इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए वो अपना वोट कास्ट करें। इस हवाले से मज़ीद भी हम बात कर लेते हैं। तसद्दुक़ हुसैन चौधरी साहब जो हैं वो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अभी नॉर्वे से हमें ज्वाइन करेंगे। वो हमें वहाँ की सूरत हाल के हवाले से बता देंगे कि वहाँ पर सूरत हाल जो है वो क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। अदील, आपकी तरफ आऊँगी। जो पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो है ना वो ग्रूमिंग और वो सब चीज़ें नज़र नहीं आती, हमें सिर्फ ये नज़र आता है कितनी सीटें हमें मिलेंगी। और अगर हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इसी पे बात करें तो इसी को ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमने उनको वोटिंग का हक दे दिया तो फिर हम पीछे हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे इजाज़त दें कि तसद्दुक़ साहब जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम तसद्दुक़ साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला है और बड़ा इसका खैर मकदम भी किया जा रहा है कि जमहूरी अमल और फ़ैसला साजी में आप लोग भी शरीक हो पाएंगे, वतन से राब्ते जो हैं वो मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप सब लोग नॉर्वे में इस फैसले को? बिल्कुल जी, ये समथिंग इट वाज लॉन्ग वेटेड। खान साहब यहाँ नॉर्वे भी काफ़ी दफ़ा आए, यूरोप के दूसरे मुल्कों में ही जाते रहे, तो हमेशा उन्होंने ओवरसीज जो सिटीजन है उनको बड़ी अहमियत दी है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन मुल्क की तरक्की के दी है उसको बहुत अहमियत दी है। और हमें तो बस वो हमेशा लॉलीपॉप ही दिया गया जी, ओवरसीज, लेकिन किया कुछ भी नहीं किया। तो ये पहली दफ़ा है कि खान साहब ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। और अब हमारी यहाँ तीसरी चौथी नस्ल जा रही है यूरोपियन ममालिक में, तो हम तो हमेशा से यही महसूस करते हैं कि हम बस यतीम है, हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। तो अब ये पहली दफ़ा है कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा भी किसी को ख्याल है और इसका सिर्फ हमें ही नहीं फ़ायदा होगा, इसका मुल्क को भी फ़ायदा होगा कि जब ओवरसीज सिटीजन जो है वो अपनी शनाख्त ढूंढ लेंगे तो वो वहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे, वो अपने मुल्क के साथ जो टाइज हैं उनको और मजबूत करेंगे, वहाँ जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज बनाएंगे, अपना कारोबार जो है सेटअप करेंगे। बात है, इट्स ए वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। ठीक है तसद्दुक़ साहब, वैसे तो इमरान खान साहब की हिस्ट्री है, वो मुखालिफतों की परवाह करते नहीं हैं, जो सोच लेते हैं वो फिर